नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मिली नई रफ्तार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नीट छात्रा मामले पर विपक्ष पर बरसे मंत्री जमा खान, बोले विरोध का चश्मा पहनकर सरकार के हर काम को किया जा रहा नजरअंदाज। रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान, भाजपा नेता नरेश बंसल ने राहुल गांधी पर सिख भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा बजट पर सियासी संग्राम, राजद विधायक रणविजय साहू ने बजट को बताया नाकाफी, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई पटना का नाम पाटिल पुत्र करने की मांग। राज्यसभा में हंगामे के साथ शुरू हुई कार्यवाही, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने, राहुल गांधी और सदन की कार्यप्रणाली पर तीखी तकरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो उसके परिणाम भी साफ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की स्थिति बेहद खराब थी, कारीगर हताश थे और बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा था, लेकिन उनकी सरकार ने इस सेक्टर को प्रोत्साहन देकर नई दिशा दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर दिया जा रहा है। आप हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार के मंत्री जमा खान ने नीट छात्रा मामले पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की यह नई बात नहीं है और सरकार के काम को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध का चश्मा पहने हुए हैं वे हमेशा हर कदम का विरोध करते रहते हैं। मंत्री ने बताया कि जांच में सबसे मजबूत एजेंसी लगी हुई है और जल्द ही कार्रवाई होगी। हॉस्टल खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि नया हॉस्टल चेन्नई से बनता है और इसे दिखाकर बनाना सुनिश्चित किया जाता है, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। बजट को लेकर जमा खान ने कहा कि यह हर समाज और हर वर्ग के हित में है और बिहार के विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये विपक्ष है वो लगातार नीट के मुद्दा को लेकर है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग हैं। इसको ये कोई विपक्ष का कोई नई बात नहीं है। जो भी मेरी सरकार काम करती है उनको नजर नहीं आता है। आज कोई नया बात नहीं है। हम लोग जानते हैं उनका चश्मा जो पहने हुए हैं वो विरोध का चश्मा पहने हुए, तो हर काम को बुरा लगता है, विरोध करते रहते हैं। आप जानते हैं जो जांच दिया गया है इस जांच से फाइनल हो जाएगा। ये जांच एजेंसी सबसे मजबूत एजेंसी, आप भी जानते हैं मीडिया के साथ ही। तो ये लोग तो ये इसी काम पे नहीं किसी काम पे हम लोग हाथ लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं, हित में काम करते हैं बिहार प्रदेश के लिए, तो उनको बुरा लगता है, उसका विरोध करते हैं। कभी कभी आपने देखा सदन छोड़कर चले जाते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है उनके लिए। मामला सीबीआई है तो बिहार पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? फिर क्या उचित बनता है इसका? सीबीआई जांच इसलिए हुई है कि इससे बड़ा एजेंसी कुछ हो सकता है, उससे फाइनल हो जाएगा। सर एक लोग हैं वो पानी पूरी और ये जो टेबल साफ करने वाले हैं, कहने से नहीं होता है। ये तो हमारे प्रदेश के ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं जहाँ भी रहे एक नंबर में रहे हैं और कहने वाले इसी कहते रहते हैं, वो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। लेकिन हर बार ये गलत है, ऐसा जो बोला है गलत नहीं बोलना चाहिए। बिहार की महिलाएं डरी हुई है, समझिए। लगातार इस तरह की
चाहे बक्सर हो, खगड़िया हो, ठीक है। मधेपुरा हो या पटना हो। बुलेटिन में अगली खबर दिल्ली से। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिर गए। घटना के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य सांसदों और स्टाफ सदस्यों ने उनकी मदद की और उन्हें संभाल कर खड़ा किया गया। गनीमत रही कि थरूर को गंभीर चोटें नहीं आई। तिरुवनंतपुरम सांसद ने खुद इस घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और शायरी के साथ अपने बिल्कुल ठीक होने की बात कही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्लिप हो गया है क्या करूं? कांग्रेस सांसद शशि थरूर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिर गए। घटना के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, अन्य सांसदों और स्टाफ सदस्यों ने उनकी मदद की और उन्हें संभालकर खड़ा किया। गनीमत रही कि थरूर को गंभीर चोट नहीं आई। जहां अब तिरुवनंतपुरम सांसद ने खुद इस घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है और शायरी के साथ अपने बिल्कुल ठीक होने की बात कही है। शशि थरूर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जिस दिए को तूफान में जलना होगा उसे संभल संभल के चलना होगा। मैं ठीक हूँ। वीडियो फुटेज में दिखता है कि थरूर फोन पर बात करते हुए संसद की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ते हैं। करते हैं शशि गिर के जीने के लिए कुछ हो नहीं रहा यहाँ। रिकॉर्ड था मेरा। अरे रुको अभी बाद ठीक है, देखो ना स्टाइल नहीं छोड़ा। हाँ बताओ बताओ क्या नहीं है वो बता दो। ठीक है गिरने पे भी चोट लगी है। कर रहा है सब कुछ। अरे भाई शताब्दी रोड बोली नहीं है। कल्याण बनर्जी ने मना कर दिया अपने स्पीकर से। उससे ज्यादा टीएमसी से क्या सपोर्ट चाहिए? शशि थरूर वो पैर स्टेप नहीं ना इसको वो करते हैं शशि गिर के जीने के लिए कुछ हो नहीं रहा यहाँ। रिकॉर्ड था मेरा। अरे रुको अभी बाद ठीक है, देखो ना स्टाइल नहीं छोड़ा। हाँ बताओ बताओ क्या नहीं है वो बता दो। ठीक है संसद में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सियासी बवाल तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ हंगामा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के शब्द न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले हैं, बल्कि उनकी मानसिकता को भी दर्शाते हैं। नरेश बंसल ने कहा कि इस बयान को लेकर सिख समाज के साथ साथ पूरे देश की जनता में भी गहरा आक्रोश है। स्टेशन में है कि 15 साल हो गए वो गद्दी से दूर कैसे हैं। वो अपनी बपोती देश को और लोकतंत्र को समझते हैं, उसी तरह से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पर देश की 140 करोड़ जनता सब समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। देश विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर कल जो वीडियो निकल के सामने आई, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू सिख धर्म से आते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के जो साथ जो नेता थे उनमें भी कुछ सिख नेता थे, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सिख को लेकर एक बड़ा आक्रोश है। आक्रोश है जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए जो परिवार शहीद हुए बेअंत सिंह जी, उनके पोते रवनीत बिट्टू को जिस प्रकार से गद्दार कहकर संबोधित किया, वो तो मुझे लगता है पूरी सिख कम्युनिटी का उन्होंने अपमान किया है। जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको वो इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जिनके अपने हाथ 84 के दंगों के खून से रंगे हैं, वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। ये मुझे लगता है उनका अहंकार है राहुल गांधी का। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि मल्लिका अर्जुन आज जब बात बोल रहे थे तो लगातार हंगामा हुआ, और ऐसे में जेपी नड्डा ने उन्होंने कहा कि जो लोकसभा की जो बातें हैं वो राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा की बातें लोकसभा में नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, विपक्ष को आज बार बार बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूँ 3 या 4 बार माननीय सभापति जी ने
उनको मौका दिया। कल भी वो जितना उनका समय था उससे 20 मिनट ज़्यादा बोले, उस पर भी किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन उनके एक विपक्ष का एक रवैया बन गया है कि वो अपनी बात बोलते हैं, जब उनके सारे सदस्य जब इधर बोलते हैं तो हल्ला करते हैं खड़े होकर के, जब उनके बोलने का नंबर होता है तो सब अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। तो जिस प्रकार से उसमें बैठते हैं हम तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उससे उनको सत्ता पक्ष के लोगों की बात भी सुननी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात कह करके जब सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो उनकी सारी बेंचें खाली होती हैं, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता ही समाप्त हो गई सुनने की। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते हैं नरेश बंसल जी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई अपराध नहीं बढ़ रहा है, अगर अपराधी अपराध कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। नीट छात्रा के मामले पर उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है। सुनिए उनका पूरा बयान। सबको खोजा जा रहा है, सबकी गिरफ्तारी हो, कोई नहीं बचेगा। नीट मामला में कैसे देखते हैं? नीट पर एफआईआर कर दिया गया है, नीट मामला में कैसे देखते हैं? नीट मामले में मामला सबसे जो देश का सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, उसे जांच के लिए दे दिया गया है। अब सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा और अपराधी बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पिछले दिनों एक विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता अजीत दादा की अस्थियों का आज हरिद्वार में गंगा नदी में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज शर्मा अस्थि कलश के लेकर हरिद्वार के वीआईपी घाट लेकर पहुंचे, जहां पुरोहित अभिषेक झा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अस्थि विसर्जन की धार्मिक रस्में संपन्न कराई। इस अवसर पर धीरज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने दिवंगत नेता की स्मृति में एक भव्य अस्थि कलश यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया, जिसका विधिवत शुभारंभ आज धर्मनगरी हरिद्वार से किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि यह यात्रा हरिद्वार से काशी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, गुजरात की साबरमती और जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी तक जाएगी। इसके बाद यात्रा दक्षिण भारत के रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक पहुंचेगी, जहां विभिन्न पवित्र नदियों में अस्थियों का विसर्जन भी किया जाएगा। उनका असमय निधन हुआ तो सब लोग बहुत दुखी थे। बारामती में उनकी अंतिम क्रिया करी गई और अजीत दादा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नेतृत्व नहीं था, उनका नेतृत्व पूरे हिंदुस्तान में जाना माना नेतृत्व था। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थे। हम लोगों ने निवेदन किया परिवार से कि जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उनकी सबकी इच्छा थी कि उनके अंतिम दर्शन किया जाए। इसीलिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने अजीत दादा की अस्थियों का कलश यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकालने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत आज हरि के द्वार हरिद्वार से यहाँ पे हमने गंगा जी के घाट पे हमने विधि पूर्वक हिंदी रीति रिवाजों से फॉलो करते हुए हम लोगों ने आज उनका ये किया। इसके बाद हम लोग काशी जाने वाले हैं। इसके बाद माँ नर्मदा नदी में यहाँ पे करेंगे, मध्य प्रदेश में, गुजरात में साबरमती में करेंगे, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 14 राज्यों में इसी तरीके से होगा। रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक अजीत दादा की अस्थियों को लेके कार्यकर्ता जाएंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे और विधि पूर्वक उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ती भारी भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों ने देखते हुए 1000 से अधिक एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरे रामनगरी को 18 जोन और 42 सेक्टरों में बांटकर होटल, धर्मशाला सत्यापन के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। दरअसल धर्मनगरी में अयोध्या में सालों भर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहता है। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज बजट पर तीखी चर्चा हुई। राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि पेश किया गया बजट बिहार के लिए संतोषजनक नहीं है और इसमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के दावों के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। रणविजय ने महिला उत्पीड़न और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति पर भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटिल पुत्र करने की मांग भी की
और जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन के सभी विधायक उनके साथ हैं। इस पर रणविजय साहू ने जवाब देते हुए कहा कि महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे। तो सरकार के द्वारा जो भी बजट सत्र लाया गया है, बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, तो बिहार के लिए तो कुछ है नहीं। बिहार के लिए पूरी तरह से ठगने का काम किया। जो बिहार की महान जनता ने 220 सीट एक बड़े माइंडेड देने का काम किया और बिहार की महिलाओं, युवाओं, गरीब मजदूर, किसानों की कोई बात नहीं की गई। अच्छे दिन के वादे करके ये लोग सत्ता में आने का काम किए थे, लेकिन आज किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार में एक भी कल कारखाने नहीं खुले। पटना के हालात बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में लगातार घटनाएं घट रही है और सरकार मौन है। तो विपक्ष का दायित्व है पूरी मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाते रहना। और मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, इसको लेके पूरी तरह से सदन में आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पर आपका कहना क्या है। पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने की है राज्यसभा में। अब तो देखिए, इन लोग के पास तो कोई एजेंडा है नहीं। कल कारखाने के एजेंडा नहीं है। बिहार से पलायन कैसे खत्म हो, पलायन रुके, रोजगार के अवसर पैदा हो, इनकी बात करना नहीं चाहते हैं ये लोग। बस ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। विपक्ष का दायित्व है कि पूरा मजबूती के साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आईना दिखाना। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स का एक अवार्ड 14वें दलाई लामा ने अपने नाम किया है। खास बात यह है कि ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसमें संगीत जगत से जुड़े बेस्ट कलाकारों को दिया जाता है। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में दलाई लामा ने अपने एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए यह अवार्ड जीता है। उनके इस एल्बम का नाम मेडिटेशन दलाई लामा है। बता दें कि इसे अवार्ड की खुशी मनाते हुए निर्वासित तिब्बती समुदाय जोरों शोरों से जश्न मना रहा है। अंधेरी ईस्ट के अघाड़ी नगर स्थित पंप हाउस सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने केबिन के पास खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि केबिन के पास रखे लकड़ी के बांस के कारण आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है और हालत को नियंत्रण में लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के तमाम सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीट छात्रा मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में लिपापोती कर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया है और कहीं न कहीं इसमें किसी मंत्री या उनके करीबी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। राबड़ी देवी ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के बजट को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिए हैं, तो सीबीआई का जांच करेगा। नहीं कहा था सीबीआई भारत सरकार। बिल्कुल बजट में कुछ नहीं है, गरीब कुछ नहीं है, कोई के लिए कुछ नहीं है बजट में, कुछ नहीं है। लिपापोती खाली हो रहा है, लिपापोती हो रहा है, लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।